नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मैं हूं होरितान। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रेड कंपनी और स्थानीय लोगों में विवाद। रेड कंपनी एवं स्थानीय लोगों के विवाद का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। रेड कंपनी की 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों में सैकड़ों लोग किसानों को भी नहीं जाने दे रहे हैं खेत। सूत्र के माने तो पुलिस रेड माफिया कंपनी के गुंडों की गाड़ियों को संरक्षण दे रही है। लड़कुई पुलिस चौकी का वाहन मामला। रेड माफिया रासुखदार यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड चंद्रशेखर चौरसिया कंपनी के गुंडों की गुंडागर्दी दर्जनों गाड़ियों से लड़कुई के आसपास घूम रहे ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आइए सुनिए। कहाँ रहते हो? नरसुल लगन। ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको कोई खेत पे नहीं जाने दे रहा, क्या है पूरा मामला? ये कोई कंपनी के आदमी हैं, रेत कंपनी के, तो 30-35 गाड़ी के लगभग में गाड़ी थी, तो मैं खेत पे जा रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं नरसुल लगन से लाड़कुई होते हुए हबीब नगर है अपनी ज़मीन, वहाँ पे जा रहा था। तो मेरे को बिजली ऑफिस के पास रोक लिया इनने, बोले तू रेत का काम करता है। लाड़कुई में रोका? जी, लाड़कुई में रोका। तो भाई साहब मैं अगर रेत का काम भी कर रहा हूँ तो मैं खेत में भी नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने गांव में भी नहीं घूम सकता हूँ भाई साहब, हमारा अधिकार नहीं है भाई साहब गांव में घूमने का। तो मतलब आपको खेत पे नहीं जाने दे रहे थे? खेत में नहीं जाने दे रहा था भाई साहब। मेरे साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लग गए। फिर अन्य लोग जैसे आए तो उन्होंने कि यार ये कंपनी वाले हैं, तो कुछ उनके साथ गाली गलौज करी। जब वे वहाँ से हटे, इस कंपनी के लोग थे जो आपको रोक रहे? यूफोरिया कंपनी के हैं। तो ये पूरे गाड़ियों से लेस है? गाड़ियों से लेस है भाई साहब, हथियार हैं इनके जो ने, और कहाँ के सब जिला बदले सब भाई साहब। ऐसे लोग लगते हैं जैसे गुंडे हैं, इस प्रकार लगते हैं ये लोग। है जिसमें कि पुलिस की गाड़ी दिखा रही, क्या है पूरा मामला? वो भाई साहब ये अभी शायद 2-3 रोज पहले का मामला है। पुलिस उनको खुद मतलब सुरक्षा दे रही है, जैसे ये बहुत बड़े या तो मंत्री हो या कुछ ऐसे लोग हो जो सम्मानीय लोग हो, इस प्रकार की पुलिस उनको सुरक्षा दे रही। अगर देखे जाए कायदा से तो भाई साहब, अगर वहाँ पे नर्मदा जी में इन लोगों की पोकलेन मशीनों चल रही, 8-10, 20-20, 25-25 पोकलेन चल रही, हर घाट पे पोकलेन चल रही है इनकी। और बाकी जो ग्रामीण लोगों ने उनको खेत में जाने से दिक्कत है। अभी ये भी एक वीडियो मैंने बनाई है, वो वीडियो में देखो कि पूरा रोड जाम कर रखे। बोलोरो गाड़ी है भाई साहब, पूरी गाड़ी बोलोरो है और रोड जाम कर रखा है पूरा नरसुल लाड़कुई को। और एक ये फर्जी रॉयल्टी वाला क्या मामला चल रहा है? भाई साहब रॉयल्टी तो भाई साहब ना मालूम कहाँ की दे रहे हैं, वो यहाँ की रॉयल्टी नहीं है। अगर देखे जाए तो रॉयल्टी यहाँ की नहीं है, मतलब पूरी दूसरे जिलों की दे रहे हैं? दूसरे जिलों की रॉयल्टी है जी। और रेत खुदाई सीहोर जिले में हो रही है? रेत सीहोर जिले में हो रही है भाई साहब। ठीक। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के तहत अब किसानों को मिलेगा लाभ। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने सूर्य मित्र कृषि की फीडर योजना समिट पर की चर्चा। कृषि लोट का दिन में प्रबंध करना अर्थात किसान को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराना ताकि उनकी जीवन शैली व्यवस्थित हो सके। सीधे 11 किलोवाट साइट पर बिजली देने का सब स्टेशन के सभी फीडरों को दिन में एक साथ बिजली दी जा सकेगी। इस व्यवस्था के लिए विद्युत सब स्टेशन के सुधार, नए ट्रांसफार्मर पर होने वाले तत्कालिक खर्च कम हो सकेंगे। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को कम दर पर विद्युत उपलब्ध करवाना ताकि कृषि क्षेत्र में विद्युत सब्सिडी के बाहर हो सके। सीधे विद्युत खपत स्थल पर ऊर्जा प्रदाय कर परेशान हानि को कम करना। 33 बटे 11 किलोवाट विद्युत वितरण उपकेंद्र पर स्थापित पावर ट्रांसफार्मर पर ओवरलोडिंग, लो वोल्टेज एवं पावर कट की समस्या कम करना। रिएक्टिव पावर के उपयोग से ग्रिड स्टेबिलिटी का प्रबंधन किया जा सकेगा। तो आइए सुनिए। की ओर से जो है इस पे कोई फंडिंग होगी क्या?
लेकिन अभी बजट में तो ऐसा कुछ जी, तो मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा आपको। पहला ये है कि हमारे ऐसा नहीं है कि देखिए हमारे यहाँ जो बिजली कट का समय था वो तो बीत चुका है। जो अटल ज्योति योजना लागू हुई थी 2013 में, तब से ही बिजली कट का समय तो खत्म हो गया है। परंतु इससे लाभ क्या होगा कि हम जो महंगी कोयले पे आधारित बिजली है उसको रिप्लेस करके सस्ती सोलर बिजली प्रोवाइड कर पाएंगे। आज की तारीख में सोलर थर्मल की बिजली 5.5-6 रुपए पर यूनिट की हो गई, जबकि इससे हो सकता है हमें 2.5, पौने 3 रुपए की बिजली मिले। अभी हमने एक नीमच बिड की थी 6 दिसंबर को हुई थी, उसमें 2 रुपए 15 पैसे की बिजली प्राप्त हुई। तो आज की तारीख में सोलर बिजली इतनी ज्यादा सस्ती हो गई, तो इसके माध्यम से हम तो दो बातें हम कर रहे हैं। एक तो अपनी डिमांड को हम दिन के टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर सारे किसानों को दिन के टाइम बिजली देंगे तो जो हमारी डिमांड रात में थी वो डिमांड हमने दिन में शिफ्ट कर ली, और उस डिमांड को हमने उस समय जो रियल टाइम सोलर पैदा हो रहा है उसके माध्यम से पूरा किया। तो एक तो फायदा ये हुआ जो माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मन में है कि किसानों को दिन के टाइम बिजली मिलेगी, बट उससे डिस्कॉम्स को बहुत बड़ा फायदा होगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है पावर का, जो बिजली खरीदने का जो कॉस्ट है, उसमें हम भारी कमी ला पाएंगे कि हम रात की महंगी बिजली के बजाय दिन की सस्ती बिजली काट पाएंगे। तो उसके लिए हमने डिमांड को ही शिफ्ट कर दिया। डिमांड जो है वो हम दिन के टाइम शिफ्ट कर रहे हैं। सॉरी, सेकंड पॉइंट आपको कुछ और था? हाँ, आपने कहा था कि बजट में है, तो बजट में देखिए माननीय मंत्री महोदय का सेंटेंस बोलते हैं जो मुझे बहुत क्या वो हमारे भिंड की कहावत है, अपने भिंड की, कि हमने ये कहा था, मैंने गाड़ी बैल पटेल के बंदे की ललकार। तो देखिए हमारे जो भी प्रोजेक्ट क्या है कि हम लोगों को व्यवस्थात्मक दृष्टि से हम उसको देख रहे हैं। हमारे एसीएस महोदय हैं, हमारे एमडी हैं, पैसा लगाने वाले निवेशक हैं, बिजली लेने वाले खरीदने वाले डिस्कॉम है, और व्यवस्था बनाने वाले हम लोग हैं। तो इसलिए ये है कि बंदे की ललकार चल रही है, यही कहना चाह रहा हूं। हम लोग जो देखिए हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी के लगते हैं, उसमें किसी में भी हम कोई सरकार से पैसा 1 रुपए खर्च नहीं कराते। हमें बजट में कोई पैसा नहीं चाहिए होता। हमारे प्रोजेक्ट्स में खास बात यह है कि हम प्रोजेक्ट्स को ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, वो बिजली पैदा करें और सस्ते रेट पे बिजली हमारी बिजली कंपनियों को मुहैया करें। तो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में हमें सरकार से कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें बजट से कोई पैसा नहीं चाहिए। सर रीवा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा 750 मेगावाट का, अभी ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट लगा जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इनॉग्रेट किया। किसी में भी हमें राज्य सरकार से हमने एक रुपया नहीं लिया, और हमने सस्ते रेट पे बिजली राज्य सरकार की कंपनियों को मुहैया कराई। तो इसमें भी हमें कोई बजट से पैसा नहीं चाहिए। आगे आने वाले समय में जो बिजली होगी वो हमारी विद्युत वितरण कंपनियां खरीदेंगी, पर खास बात यह है कि वो जो बिजली होगी वो आज की बिजली से सस्ती रेट पे होगी। तो किसानों को सस्ते रेट, अरे किसानों को तो रेट वही रहेगा, बट आज की तारीख में दरअसल क्या हो रहा है कि सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। भाई आज की तारीख में जो किसान जो है वो तो महज पूरे बिल का 7% किसान पे कर रहा है। 93% सब्सिडी, 93% सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार दे रही है, और आज की तारीख में वो बिल जो है राज्य सरकार का बढ़ता जा रहा है। मतलब अभी लास्ट ईयर मेरे ख्याल से शायद 1800 करोड़ सब्सिडी का बिल था राज्य सरकार का। तो जो पैसा सड़क बनने में, अस्पताल बनने में, स्कूल बनने पे खर्च होना चाहिए, वो आज की तारीख सब्सिडी पे खर्च हो रहा है। अगर हम बिजली सस्ती मुहैया करा पाए तो वो सब्सिडी का बिल कम होगा। आप कुछ कुसुम सी योजना में भारत सरकार की जो सब्सिडी की स्कीम है उसमें आपने उल्लेख किया कि 1 करोड़ 5 लाख पर मेगावाट आप देते हैं। इसके अलावा आपने 7 वर्षों तक 3% EIF का आपने प्रोविजन किया है। ये दोनों चीजें एक साथ उपलब्ध होंगी? हाँ बिल्कुल, पर जब पहली बात तो आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा एक मिनट कि हमारे यहाँ हर सब स्टेशन 2 तरह के चीजें हैं। कुछ हद तक जहां तक सब्सिडी भारत सरकार, प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर पथराव, भवल की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला। क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ विवाद के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट, भवल घर पर चढ़कर किया जमकर पथराव में घरों के सेट टूटे, गाड़ियां, दरवाजे के शीशे टूटे।
इलाके में तनाव दहशत का माहौल। घटना में दोनों पक्ष से आधा दर्जन से ज़्यादा घायल। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी उपद्रवियों ने किया हमला। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 34 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने 41 नामजद 15 अज्ञात पर केस दर्ज किया। ये रानीगंज थाना के रामनगर जोगियान की घटना है। आइए आगे देखिए। आज दिनांक 7/6/2025 को थाना रानीगंज में शाम को पीआरबी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रामनगर जोगियान गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद हो रहा है। इस सूचना पर पीआरबी तथा स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां पर एक पक्ष से निसार अली सन ऑफ कल्लू, दूसरे पक्ष से शाहरुख सन ऑफ मोहम्मद रफ़ी, इनके परिवारों के बीच में विवाद हो रहा था। बात करने पर यह बात पता चली कि 4 दिन पहले दोनों परिवारों के बच्चों के बीच में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था। इस बात की कसीदगी बनी थी। इस बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। दोनों पक्ष एक ही समुदाय के रहने वाले हैं तथा इनके घर आसपास हैं, एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं। स्थानीय पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों से कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है तथा समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर स्थिति सामान्य है, शांति व्यवस्था कायम है। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महासी इलाके में एक कंपनी की ओर से बीते दिनों के इलाकों में स्थित खेतों में झंडी लगाई गई थी, जिसके बाद रविवार को कंपनी के कर्मचारियों की ओर से तेल खोजने की बात कहते हुए तार बिछाकर विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे। तभी ग्रामीणों ने बिना उनसे पूछे खेतों में तार लगाने के वहां विस्फोटक होने की बात की जानकारी स्थानीय भाजपा विधायक को दी। जानकारी पर पहुंचे विधायक में बिना स्थानीय प्रशासन की जानकारी के विस्फोट करने की बात कहते हुए इसे बड़ी चूक बताया। उन्होंने सीएम योगी के कार्यक्रम के 2 दिन पूर्व इतनी विस्फोट लगाने को साजिश करार देते हुए सीएम से जिले का दौरा न करने की बात कही है। भाजपा विधायक ने कहा कि 2 दिन बाद जिले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में विस्फोट लेकर बिना जिला प्रशासन की जानकारी के कार्य किया जाना किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि हमने गृह सचिव संजय प्रसाद से जब तक और मामले की जांच न हो जाए मुख्यमंत्री के दौरे पर न आने की बात कही है। आगे सुनिए। सर, जिस जगह आप मौजूद हैं ये महसी का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया, विधायक जी में आक्रोश देखा गया। आप मौके पर पहुंचे, पूरा पुलिस का अमला यहाँ पहुंचा है। ये क्या मामला है और क्या इसमें कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें अल्फा जियो नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को, पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पे उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, जाँच चल रही है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर अभी जो है वो जांच चल रही है। अभी लोगों को ढूंढा जा रहा है और लोग जो हैं, जो इनकी कंपनी के लोग हैं, वो सभी आ भी रहे हैं। तो उनको बुलाया गया थाने पे और थाने में बैठ करके इसके संबंध में आगे अग्रिम कार्रवाई और जांच की जाए। सुबह 9 बजे यहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने डीएम को फ़ोन किया, हमने एसपी को फ़ोन किया, गांव वालों ने थानाध्यक्ष को फ़ोन किया, हमने एडीएम साहब को फ़ोन किया, हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया, इतनी बदतमीजी की। उसके बाद हरदी थाने के थानाध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले जिनमें विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं
भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है, और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती। दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहते। इससे बड़ी सुरक्षा चूक नहीं हो सकती है। एक ठेकेदार, वो भी ठेकेदार का प्रतिनिधि, नियम यह है कि अगर भारत सरकार ने आपको अनुमति भी दी है तो जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिस तहसील में आप करेंगे उसके उप जिलाधिकारी, जिला खनन अधिकारी को आप बताएंगे कि हम कहाँ ये काम करने जा रहे हैं और कितनी क्षमता है, कितनी दूर तक ये विस्फोट का असर होगा। उसके बोर्ड लगेंगे और बोर्ड लगने के बाद में तब जाकर के आप कोई चीज बिछाने का या इस तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ ये बताया गया, जब काश्तकारों ने विरोध किया तो बताया ये गया कि रेलवे लाइन निकलने जा रही है, रेलवे लाइन में बहुत बड़ा मुआवजा तुमको मिलेगा। इस तरह से गुमराह करने का काम किया। और यहाँ की पुलिस, क्षेत्राधिकारी से लेकर के सिपाही तक के सब लोग ऐसे चूक करने वालों को, ऐसे गलत काम करने वालों को पनाह देने का काम कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से पहले एक बड़ी सुरक्षा में चूक ये मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये विस्फोटक है ये किसी के द्वारा उस जगह पर भी इस्तेमाल किए जा सकते थे जहां पर मुख्यमंत्री का परसों आगमन है। इस चीज को आप मानते हैं? हमारा दूसरा कहना है, हमारा दूसरा कहना है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की मांसा रही है कि संपूर्ण समाधान दिवस आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समयबद्ध समाधान करने का एक प्रभावी मंच बने। लेकिन बगपाथ जनपद के भड़ोट तहसील में सोमवार को आयोजित समाधान दिवस में अफसरों को जो रूप सामने आया, उसने न सिर्फ सरकार की इस पहल को मजाक बना दिया, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिलाधिकारी बगपाथ अस्मिता लाल की अध्यक्षता में कर रहे इस समाधान दिवस में जनता की फरियाद सुनने के बजाय अफसर अपने अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त नजर आए। कोई व्हाट्सएप पर चैट करता है देखा, तो कोई इंस्टाग्राम पर रील्स देखता नजर आया, और कुछ तो यूट्यूब पर वीडियो में डूबे थे। ऐसे में सवाल यहाँ उठता है कि जब समस्याएं सुनने के नाम पर अधिकारी मोबाइल में उलझ जाए तो जनता कहाँ जाए। प्रशासनिक शिष्टाचार की अनदेखी, डीएम, एसडीएम समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बावजूद इसके किसी ने मोबाइल पर व्यस्त सहकर्मियों को टोकने की सहमत तक नहीं उठाई। इससे साफ है कि या तो लापरवाही को मौन स्वीकृति मिली हुई है या फिर समस्या की गंभीरता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार की मांसा को पलीता लगने वाले ऐसे गैर जिम्मेदार अफसरों को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में समाधान दिवस वाकई में समाधान का दिन बन सके, ना कि औपचारिकता और दिखावे का। संपूर्ण समाधान दिवस आम जनता की आखिरी उम्मीद होती है, और जब इस मंच पर ही उपेक्षा मिले तो यहाँ व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अफसरों को चेतावनी दे चुके हैं कि जनता की सुनवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में बगपाथ बड़ौत में अधिकारियों की यहाँ कार्यशैली कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाने का मौका दे रही है। अब देखना यहाँ होगा कि डीएम अस्मिता लाल इस पूरे प्रकरण को कितनी गंभीरता से लेती है, और क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है या यह मामला भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में ही दब कर रह जाएगा। आगे देखिए।
सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार सोमवार सुबह थाने में मुंबई रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से करीब 12 यात्री कथित तौर पर गिर गए, जिससे कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। यात्री कथित तौर पर सुबह 9:30 बजे गिरे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलने वाली कसारा जाने वाली ट्रेन दीवा मुंबई इलाके से गुजर रही थी। जबकि अधिकारी यहां पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुर्घटना का असली कारण क्या था। सूत्र ने यहां कहा है कि इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेन में बहुत अधिक भीड़ थी और यात्री इसके दरवाजे के दोनों ओर खड़े थे। सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार एक अन्य ट्रेन विपरीत दिशा से गुजर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह दुर्घटना हुई। मृतक यात्रियों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उनकी पहचान करने की प्रक्रिया अभी जारी है। संयोग से रेलवे बोर्ड ने सोमवार को घोषणा की है कि मुंबई उपनगरीय रेलवे के लिए निर्मित सभी रेक में स्वचालित दरवाजा बंद करने की सुविधा होगी। बोर्ड ने यहां भी घोषणा की है कि सेवा में मौजूद सभी रैंकों के फिर से डिजाइन किया जाएगा और उन सभी में दरवाजे बंद करने और सुविधा प्रदान की जाएगी। आगे देखिए। इस घटना का कोई भी इम्पैक्ट जो है ये जो रेलवे का टाइम टेबल था उसके ऊपर नहीं है। जो ट्रेनें अपनी चल रही हैं वो अपने नॉर्मल शेड्यूल के साथ चल रही हैं। It is not a collision. It is not a collision. It is actually collision carries a negative connotation. What has happened is the passengers who were traveling on footboard on opposite direction, trains which were flying towards opposite directions we'll say it better, the word which we can use is the passengers have each other, entanglement of those passengers can be said. That has been one of the suspected reasons, as has been informed by one of the travelers. We're just trying to understand, sir, what is ideally the distance between these two trains that travel? The distance between trains is very much somewhere around 1.5 to 2 meters, depending upon. The issue is that on curvatures there is a tilt. There is a slight tilt which happens on curvature that may have caused, that may be one of the additive reasons towards this incidence. मुंबईच्या रेल्वेतून जेवढा महसूल जातो तेवढ्या मुंबईकरांना सुविधा मिळत नाही, ती कायमची ओरड आहे। देखिए कई बार ऐसा भी हमारे नज़र में आया हुआ है कि जगह होने के बावजूद भी यात्री जो है वो फुटबोर्ड पे या बाहर की ट्रेन के दरवाजे के पास में ट्रैवल करना या यात्रा करना पसंद करते हैं। उसकी हो सकता है अलग अलग वजह हो, लेकिन कई बार ट्रेन में यात्रा होने के बावजूद भी यात्री वहां पे यात्रा करते हैं। आपको गार्ड ने ये जानकारी दी है कि ट्रेन उतनी पैक नहीं थी? नहीं, कसारा बाउंड के गार्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसने ये केवल हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, नारायण दास लोकल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि 6 यात्री जो है, उसने जब इन्फॉर्मेशन दी थी 6 यात्री ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं, डाउन थ्रू ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं। ये जानकारी गार्ड ने अपने को पहली बार दी थी, लेकिन उसके बाद में जब वहाँ पे एम्बुलेंसेस हम लोगों ने पहुंचाई थी, उसके बाद में ये पता चला कि वहाँ पे लगभग 8 यात्री जो है वो इंजर्ड थे। उन यात्रियों को कड़वा के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। आपके पास सीसीटीवी उपलब्ध होंगे? देखिए ये जो लगे हुए थे कोचेस में, अगर वो लगे होते हैं सिर्फ फर्स्ट क्लास में, तो भी ये जानकारी मिल सकती है कि ओवर क्राउडेड थी आपकी ट्रेन। देखिए ये जो सीसीटीवी होते हैं ये आपके महिला डब्बों के अंदर सीसीटीवी होते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पास में ट्रेन स्थानक के ऊपर कुछ होते हैं तो वहाँ पे सीसीटीवी की उपलब्धता होती है। एन रूट या सेक्शन के बीच में सीसीटीवी की उपलब्धता नहीं होती है, लेकिन आज जैसा आपने बताया है बिल्कुल उस दृष्टिकोण से हम लोगों की तरफ से उसकी जानकारी ली जाएगी। उसमें ये चेक किया जाएगा कि कौन सी ट्रेन क्राउडेड थी, कौन सी ट्रेन में कितने यात्री यात्रा कर रहे थे। क्योंकि एक डब्बे के ऊपर से दूसरे डब्बे की जानकारी या अंदाजा लगा जा सकता है, लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी हम लोगों को जब तक उसी डब्बे का फुटेज अपने पास उपलब्ध नहीं है तब तक नहीं दिया जाता। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।